गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, ओके। आज जो है हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो है 5 चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो है अगला जो चैप्टर है अपना वो छठा चैप्टर होगा जो कि बॉटनी से ही संबंधित है, ठीक है। और आई होप आपको 5 चैप्टर जो हैं वो आपने इन्जॉय भी किए होंगे और साथ ही साथ उन्हें अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है या फिर जो नया जो चैप्टर है, छठा जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो है एब्सॉर्प्शन, ठीक है। वो भी प्लांट के अंदर, जिसे हमने पिछले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि वाटर जो होता है और जो प्लांट होता है उनके बीच में संबंध क्या होता है, यही पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट जो होते हैं, पानी जो होता है अपना, उसका एब्सॉर्प्शन कैसे कर पाते हैं, या रसारोहण एसेंट ऑफ सैप की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो आज का जो चैप्टर है, ठीक है ना, वो एब्सॉर्प्शन है। क्या है? एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं एक प्रकार से अवशोषण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अवशोषण कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अवशोषण कहते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम की जो क्लास हैं उनके लिए पार्ट फर्स्ट, ओके। एब्सॉर्प्शन एंड दूसरा जो है इसमें एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। ये दो टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एब्सॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट, ओके। तो बात हम यहाँ से शुरू करते हैं एब्सॉर्प्शन की। लेकिन इससे पूर्व एब्सॉर्प्शन और एसेंट ऑफ सैप को पढ़ने से पहले जो जानना ज़रूरी है वो क्या है? वो जानना ज़रूरी है कि जो प्लांट होता है उसमें वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए ऑर्गन क्या होता है। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि एक जो प्लांट होता है उसके अंदर जो ऑर्गन होता है जो कि एब्सॉर्प्शन करता है वाटर का, वो क्या होता है? रूट। क्या होती है? वो होता है रूट, यानी कि जड़। ये तो आप जानते ही हैं, क्या होती है? जड़ होती है। तो पहले हमें इस जड़ को खोदना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इस जड़ को खोदना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस जड़ में ऐसा है क्या कि ये पानी का अवशोषण कर सकती है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो भी किसके अकॉर्डिंग? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, कि कैसा लगता है, ठीक है। आंतरिक इसकी जो एनाटॉमी होती है, और जो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, या फिर इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसे भी हम 11th क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। दो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, बाह्य और जड़ों के बारे में। टैप रूट सिस्टम होता है, एडवेंटिटियस रूट सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जड़ जो होती है उसके वे कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आज उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपका जो पहला जो टॉपिक है वो है वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट। क्या है? वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट जो होता है उसमें वो कौन सा ऑर्गन है जो कि किसका कार्य करता है? वाटर एब्सॉर्प्शन का कार्य करता है, जल के अवशोषण का कार्य करता है। तो अपना हम यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा ऑर्गन है प्लांट्स के अंदर जो कि वाटर जो एब्सॉर्बिंग होती है, जो प्रोसेस होती है उसके अवशोषण की, पानी के अवशोषण की, ठीक है ना, उसे क्या करता है? कंप्लीट करता है। तो आप जानते हैं कि ये होता है रूट। क्या होता है? रूट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, कक्षा जो अपनी 11th क्लास थी उस 11th क्लास में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जो 5 किंगडम जो कंसेप्ट है, यानी कि पंच जगत जो अवधारणा है जो कि एच व्हिटेकर के द्वारा दी गई थी, उस अवधारणा के अनुसार जो प्लांटी होते हैं, कौन से होते हैं? जो प्लांटी जो होते हैं उन प्लांटी को हम कुछ क्लासों में विभक्त कर देते हैं। और वो क्लासें कौन कौन सी होती है ये तो आप जानते हैं। पहली क्लास होती है वो क्या होती है? बताइए।
वो होती है थैलस, यानी कि अगर हम कहें तो क्या होती है, थैलोफाइटा। क्या होती है, थैलोफाइटा। ठीक है। दूसरी जो क्लास होती है वो क्या होती है, वो होती है ब्रायोफाइटा। क्या होती है, ब्रायोफाइटा। और तीसरी जो क्लास होती है वो क्या होती है, क्या होती है, टेरिडोफाइटा। क्या होती है, टेरिडोफाइटा। फोर्थ जो क्लास है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म। और अंतिम जो होती है वो होती है एंजियोस्पर्म। ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, इस चीज़ को तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में जब भी कोई बात आती है प्लांट के वाटर एब्सॉर्प्शन की, तो हम क्या मानते हैं कि प्लांट में जो वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए जो जिम्मेदार, जो रेस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन होता है वो रूट होती है, यही मानते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ों को लिखने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सभी जो प्लांटी होते हैं उनके अंदर वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए जो ऑर्गन होता है वो रूट नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि दोनों प्रकार की लोअर कैटेगरी के भी प्लांट होते हैं, हायर कैटेगरी के प्लांट भी होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्लांट ही नहीं मानते, क्योंकि एक प्लांट की जब हम कल्पना करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लांट वो होता है जिसमें जड़ें हों, तना हो, पत्तियाँ हों। ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि निम्न श्रेणी के जो लो कैटेगरी के जो प्लांट हैं, खासकर कौन से हैं, जो थैलस हैं। ठीक है। थैलस जो होते हैं जिनके अंदर क्या आते हैं, जिनके अंदर एल्गी आते हैं, यानी कि जिनके अंदर क्या आते हैं, शैवाल आते हैं। ठीक है। तो थैलोफाइटा यानी कि एल्गी जो होते हैं, एल्गी के अंदर जो वाटर एब्सॉर्प्शन जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ऑल सेल ऑफ बॉडी। यानी कि जो पादप काय है, पादप का जो शरीर है, उस पादप शरीर की सभी कोशिकाएं क्या काम करती हैं, पानी के अवशोषण का कार्य करती हैं, वाटर एब्सॉर्बिंग का कार्य करती हैं। ठीक है। तो इनमें तो जड़ें नहीं है ना, यही मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़ ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है कि लगभग जड़ें जो होती हैं, यानी कि रूट्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, साथ में तना जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। इसलिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा के अंदर जो वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन होता है, तो वो वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन क्या होगा यहाँ पे, वो होगा राइजोइड। क्या होगा, राइजोइड। ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, ब्रायोफाइटा में पाया जाने वाला जो वाटर एब्सॉर्बिंग जो ऑर्गन है वो होता है राइजोइड। क्या होता है, राइजोइड। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ओके। तो ये निम्न श्रेणी के होते हैं। बाकी जो टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, इन सभी में क्या उपस्थित होती है, इन सभी में रूट उपस्थित होती है। और सिस्टम को फॉलो करने के लिए इनमें स्टेम होता है, ताकि जो पानी जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया है वो पादप के सभी भागों में पहुंच सके। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि पौधों में, प्लांट्स के अंदर जो वाटर एब्सॉर्बिंग जो ऑर्गन होता है वो कई निम्न जो लो कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो होता है, जैसे थैलोफाइटा में जो शैवाल हैं यानी कि एल्गी जो होते हैं, उनमें पादप शरीर जो होता है वो कंप्लीट ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है। इसी तरह ब्रायोफाइटा में राइजोइड होते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, रूट्स होती है। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करेंगे इस वीडियो को देखने के पश्चात। वो कमेंट क्या करेंगे कि जो प्लांटी होता है, ठीक है, ये जो प्लांटी होता है, इस प्लांटी को हम दो भागों में बांटकर अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो पहले आने वाले तीन जो क्लासें हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं। ठीक है। सम्मिलित रूप से इन तीनों जो क्लासें हैं इनको क्या कहा जाता है। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट करके जवाब देंगे। ओके। थोड़ा सा हिंट जो है वो मैं आपको दे देता हूँ। इनकी अलग अलग क्लास, यानी कि पुष्पी और अपुष्पी पादपों में बांटा जाता है इन्हें। और इनमें टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इन्हें स्पेशली रूप से क्या कहा जाता है। ठीक है। तो दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट जो करके बताएंगे
और वीडियो के नीचे, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर जो थैलोफाइट्स है, ब्रायोफाइट और ट्रेडोफाइट है, इन्हें क्या कहा जाता है। तीनों को सम्मिलित रूप से कंबाइंड जो इनका एक नेम दिया जाता है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये एक आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैंने ये चीज़ बताई है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन और प्लांट यानी कि रूट की, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है एंजियोस्पर्म। ओके, आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट टिप, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर्स, ये सारी चीज़ें हम 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज नोट टू फंक्शन ऑफ एंटायर रूट। ओके, ये एंटायर रूट का है। द रूट हैज़ 2 पार्ट। अगर हम रूट की बात करें तो जो मुख्य जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, रूट। और रूट जो होता है इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, किस किस में, ठीक है। रूट हैज़ 2 पार्ट। रूट जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, रूट हैज़ 2 पार्ट्स, एक तो यंग पार्ट और एक मैच्योर पार्ट। कौन कौन से, एक तो तरुण यानी कि पहला जो पार्ट होता है वो होता है यंग पार्ट, ओके, और दूसरा जो पार्ट है वो है मैच्योर पार्ट। 2 पार्ट होते हैं रूट्स के, एक तो यंग पार्ट होता है और एक मैच्योर पार्ट होता है। अब हम यंग पार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एब्सॉर्प्शन में जो सबसे ज़्यादा काम में आता है वो हमारा यंग पार्ट आता है, ठीक है। कौन सा पार्ट आता है, यंग पार्ट। मैच्योर पार्ट जो होता है वो काम में नहीं आता है। उसका एक कारण है, वो क्या कारण है कि द सेल ऑफ मैच्योर पार्ट्स ऑफ रूट बिकम हार्ड, ठीक है, कि मैच्योर जो पार्ट होता है, सेल्स का जो मैच्योर पार्ट होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, थिकनेंड हो जाती हैं, यानी कि थिकनेस उनके ऊपर जमा हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक चित्र के द्वारा आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल वॉल हो गई, और कक्षा 11 में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, थिकनेस, ठीक है, क्या पढ़ी थी, थिकनेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, उस कोशिका की भित्ति के ऊपर कुछ पदार्थों का क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। निक्षेपण मीन्स उनका सोलराइजेशन हो जाए, अर्थात ये कहें कि उनके ऊपर कोई पदार्थ जो होते हैं वो जमना शुरू कर देते हैं, और इनके जो किनारे होते हैं इन किनारों के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और एक परत जो होती है पूरी भित्ति के ऊपर जमा हो जाती है। जैसे जो पदार्थ हो सकते हैं, जो सब्सटेंस जो है इनके ऊपर जिन सब्सटेंस का जमा होता है वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जैसे लिग्निन है, सुबेरिन है, ठीक है ना, ये चीज़ें जमा हो जाती हैं किन पे, जो रूट का जो मैच्योर पार्ट होता है उनकी जो सेल्स होती हैं, रूट के मैच्योर पार्ट की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के ऊपर लिग्निफिकेशन और सुबेराइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, जिसके कारण इनकी जो सेल वॉल होती है वो इम्परमेएबल हो जाती है, किसके प्रति, ठीक है, किसके प्रति हो जाती है, वाटर के प्रति क्या हो जाती है, इम्परमेएबल हो जाती है, जिसके कारण पानी का अवशोषण इन मैच्योर जो पार्ट होता है सेल का, रूट का, सॉरी मैच्योर पार्ट ऑफ जो रूट है, ठीक है, मैच्योर पार्ट ऑफ जो रूट है उसकी जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर 2 प्रोसेस चलती हैं, क्या क्या, एक तो लिग्निफिकेशन और दूसरा सुबेराइजेशन। लिग्निफिकेशन और सुबेराइजेशन के कारण, ड्यू टू लिग्निफिकेशन एंड सुबेराइजेशन, मैच्योर पार्ट ऑफ रूट्स डू नॉट वाटर एब्सॉर्प्शन, ठीक है ना, यानी कि वाटर एब्सॉर्प्शन नहीं कर सकता, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू लिग्निफिकेशन एंड सुबेराइजेशन। लिग्निफिकेशन और सुबेराइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसके कारण मैच्योर जो पार्ट होता है वो क्या नहीं कर सकता, वाटर एब्सॉर्प्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, ये 2 कारण होते हैं। तो ये कारण आप नोट करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि मैं आपको जो PDF भेजूंगा उस PDF में मैंने नोट करवा रखा होगा, शायद हो सकता है जो यहाँ पे
रूट के पश्चात इसका एक डायग्राम होगा यंग पार्ट के, उसके अंदर आपको 5 पार्ट मिलेंगे। उसके पश्चात अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे आप एक नोट लिख लेंगे, ठीक है, कहीं भी नीचे बाएं दाएं, ओके। और नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे द सेल ऑफ मैच्योर पार्ट, द सेल ऑफ मैच्योर पार्ट ऑफ रूट, द सेल ऑफ मैच्योर पार्ट ऑफ रूट, यानी कि रूट का जो मैच्योर पार्ट है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या नहीं करती, बिकम थिक वॉल्ड, कैसी हो जाती हैं, बिकम थिक वॉल्ड हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? थिक वॉल्ड हो जाती हैं, अर्थात मोटी भित्ती वाली हो जाती हैं। बिकम थिक वॉल्ड ऑन अकाउंट ऑफ लिग्निफिकेशन एंड सुबेराइजेशन, लिग्निफिकेशन एंड सुबेराइजेशन, ओके। एंड हेंस देयर वॉल बिकम, जिसके कारण क्या होता है, हेंस देयर जो वॉल है, सेल वॉल जो होती है वो बिकम कैसी हो जाती है, थिकड हो जाती है, या ये कहें कि बिकम इम्परमिएबल, कैसी हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है, किसके प्रति, पानी के, इम्परमिएबल, ठीक है, किसके प्रति हो जाती है, इम्परमिएबल, पानी के प्रति, इम्परमिएबल टू वाटर, ओके। तो ये चीज़ आप नोट करके लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीजन दीजिए कि क्या कारण होता है कि रूट की जो मैच्योर पार्ट जो होता है, ठीक है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो पानी का अवशोषण नहीं करती हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा द सेल ऑफ मैच्योर पार्ट ऑफ रूट्स, द सेल ऑफ मैच्योर पार्ट ऑफ रूट्स बिकम थिक वॉल्ड, कैसी हो जाती हैं, बिकम थिक वॉल्ड ड्यू टू लिग्निफिकेशन एंड सुबेराइजेशन, हैंस, जिसके कारण क्या होता है, हैंस बिकम, हैंस देयर सेल वॉल, देयर, यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो कैसी हो जाती है, इम्परमिएबल, देयर सेल वॉल बिकम इम्परमिएबल टू वाटर, ओके। तो रीजन क्या होगा, लिग्निफिकेशन एंड सुबेराइजेशन, ओके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये इसके नीचे आप नोट करके लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक डायग्राम की, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए वाटर एब्सॉर्प्शन ऑर्गन में हम बात करते हैं रूट की, हम रूट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। रूट के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो यंग पार्ट होता है और दूसरा होता है मैच्योर पार्ट। तो यंग पार्ट जो होता है पहले नंबर पर डाल सकते हैं आप, या फिर केवल यंग पार्ट लिख सकते हैं, यंग पार्ट। अब रूट का जो यंग पार्ट होता है उसे कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है, या 5 सब पार्ट्स भी लिख सकते हैं। Young part of roots can be divided into 5 पार्ट। कितने पार्टों में बांट देते हैं इसको? 5 पार्टों में हम बांट देते हैं। पहला जो पार्ट है नंबर 1 रूट कैप, क्या होता है? रूट कैप, ठीक है। सेकंड जो पार्ट होता है वो मैच्योर पार्ट आ जाता है, यानी कि रूट टिप, सबसे ऊपर वाला जो मेरिस्टेमी होता है वो क्या होता है? रूट टिप, ओके। थर्ड जो पार्ट आता है इसका, तीसरा जो पार्ट आता है वो वर्धन क्षेत्र होता है, जहाँ पर यानी कि इलोंगेशन, पार्ट ऑफ इलोंगेशन या रूट पार्ट ऑफ इलोंगेशन भी कह सकते हैं आप, रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी कि वर्धन क्षेत्र, ठीक है, बढ़ने वाला इलोंगेशन। और फोर्थ जो पार्ट होता है वो रूट हेयर पार्ट होता है या रूट हेयर रीजन होता है, रूट हेयर रीजन, ठीक है। REG फोर्थ और पांचवा जो पार्ट होता है वो होता है मैच्योर पार्ट। हालांकि मैच्योर जो पार्ट होता है वो मैच्योर जो पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, वो कैसा पार्ट हो जाता है? वो यंग पार्ट का नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में मैच्योर पार्ट भी यंग पार्ट का ही हिस्सा होता है, लेकिन शुरुआत में इसे 2 भागों में बांटकर समझते हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट, यंग पार्ट ऑफ रूट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, रूट कैप, रूट टिप, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रूट हेयर रीजन एंड मैच्योर पार्ट,
ठीक है, इन 5 पार्टों में इसको हम बांट देते हैं। अब इसका एक डायग्राम हम बना के आपको उसको समझाते हैं इन 5 पार्टों को कि ये हैं क्या चीज़ें, ठीक है। एक इसी तरह का जैसा डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूँ, इस तरह का जो डायग्राम है वो आपने किस में देखा होगा, कक्षा 11 में ज़रूर देखा होगा। देखिए आ रहा है ध्यान कुछ, ये हमारी मान लीजिए कि रूट है, क्या है हमारी, ये हमारी रूट है, जड़ है, और जड़ का वो एक हिस्सा हमने ले लिया है समझाने के लिए कि वास्तव में यंग जो पार्ट होता है, ठीक है ना, वो किस तरह से कैसे। तो ये सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है, जो कि इसे हम कहते हैं रूट टिप। क्या कहते हैं, रूट टिप कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूट टिप कहते हैं। और इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मेरिस्टेमी। कैसी होती हैं, मेरिस्टेमी सेल्स होती हैं, ठीक है। मेरिस्टेमी का मतलब विभज्योतक, यानी कि ऐसी सेल्स होती हैं यहाँ पे जो कंटिन्यू क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं अपने आप को, अपने आप में डिवीजन होता है उनमें विभाजन करती हैं, जिससे उनकी संख्या जो होती है वो लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये होती है रूट टिप। रूट टिप जो वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट के ऊपर एक कैप लगी हुई होती है, एक टोपी नुमा संरचना होती है बिल्कुल छोटी सी, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट टिप की जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमी होती हैं, और मेरिस्टेमी जो सेल्स होती हैं इनका काम होता है संख्या बढ़ाना कोशिकाओं की, जिसी के कारण इलोंगेशन क्षेत्र बनेगा, रूट हेयर क्षेत्र बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और मिट्टी के जो कण होते हैं, ठीक है, और जो पार्टिकल ऑफ सोइल जो होते हैं उनसे रगड़ के कारण ये क्षतिग्रस्त हो सकती है, इसलिए नेचुरल रूप से इसके ऊपर क्या पाई जाती है, इसके ऊपर पाई जाती है रूट कैप। क्या पाई जाती है, रूट कैप उपस्थित होती है, ठीक है। क्या उपस्थित होती है, रूट कैप उपस्थित होती है। इसके पश्चात ये जो क्षेत्र होता है, इसके बाद आने वाला जो क्षेत्र होता है, जो कि मैं चित्र में बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम में, ये वाला जो क्षेत्र होता है माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्षेत्र होता है ये रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, ठीक है, वर्धन क्षेत्र होता है। और यहाँ की जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये वही सेल्स हैं जो कि रीड टूप में डिवाइड हुई हैं, लेकिन ये सेल्स अब क्या करेंगी, धीरे धीरे अपने आकार में क्या करेंगी, बढ़ोतरी करेंगी, न्यूट्रिशन लेंगी, बढ़ोतरी करती रहेंगी। और यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या कहलाता है, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है। क्या कहता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है, अर्थात वर्धन क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ की जो सेल्स होती हैं, इनके अगर कार्य की बात करें, इनका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है कि रूट जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करना, यानी कि रूट की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य कौन से क्षेत्र की कोशिकाओं का होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है उसकी जो सेल्स होती हैं वो अपने आप में वृद्धि करेंगी, ठीक है, अपनी लंबाई में वृद्धि करेंगे, अपनी लेंथ को बढ़ाएंगी। सो ये जो रूट है उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके पश्चात इनकी कुछ कोशिकाएं इसी रीजन ऑफ इलोंगेशन की, सम सेल्स ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन बिकम, मतलब अनडिवाइडेड, कैसी हो जाती हैं, अब उनमें डिवाइडेशन नहीं होता है। इनकी कोशिकाएं तो कुछ डिवाइड करती रहती हैं और ये फिक्स हो जाती हैं, ठीक है, थोड़ी आकार में कैसी हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स से क्या निकल आते हैं, रूट हेयर्स निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं, रूट हेयर। प्रत्येक जो सेल्स है उस सेल से क्या निकल आएगा, एक रूट हेयर्स निकल आएगा। और ये जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, ये माय डियर स्टूडेंट क्या कहलाएगा बताइए, ये कहलाएगा रूट हेयर रीजन। क्या कहलाएगा, रूट हेयर रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रूट हेयर रीजन, यानी कि मूल रोम प्रदेश। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो रीजन है किसका, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन है किसका, रूट का, जो कि वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है, वो कौन सा होता है, रूट हेयर रीजन। कौन सा होता है, रूट हेयर रीजन। क्योंकि रूट हेयर रीजन जो होता है, यहीं से क्या होता है, रूट हेयर रीजन से ही क्या होता है,
जो वाटर एब्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है या शुरू होती है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मूल रोम होते हैं, अगर इसको बाहर निकाल के देखें तो ये सेल्स इस क्षेत्र की, और ये इससे निकलने वाला रूट हेयर्स, ठीक है। तो ये रूट हेयर जो होते हैं ये सॉइल ऑफ जो पार्टिकल ऑफ जो सॉइल्स होते हैं उनके बीच के अंदर होते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं कि किसके माध्यम से, डिफ्यूज़न के माध्यम से। कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पे, डिफ्यूज़न। किसके माध्यम से, डिफ्यूज़न के माध्यम से। जो ये पार्ट ऑफ सॉइल्स होते हैं इनके अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, उस वाटर का ये क्या करते हैं, डिफ्यूज़न के माध्यम से क्या कर लेते हैं, पानी जो होता है वो रूट हेयर के अंदर आ जाता है, यहाँ से इन सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है, और फिर जाइलम फ्लोएम से होता हुआ और प्लांट के होल ऑफ प्लांट जो बॉडी है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, सो ये तीसरा क्षेत्र है, पांचवा जो क्षेत्र है मैच्योर पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो होता है, यहाँ की जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या करती हैं, अपने आप को बिल्कुल मैच्योर कर लेती हैं, और इनमें डिवाइडेशन नहीं होता है बिल्कुल, और न ही यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो वाटर एब्सॉर्प्शन का कार्य करती हैं, ठीक है। किसका कार्य करती हैं, न ही ये वाटर एब्सॉर्प्शन का कार्य करती हैं। रीज़न मैंने बता दिया आपको कि क्या कारण है कि मैच्योर पार्ट ऑफ जो सेल्स होता है, मैच्योर पार्ट ऑफ रूट्स जो होता है उसकी जो सेल्स होती हैं उनमें लिग्निफिकेशन और सुवेराइजेशन के कारण, ठीक है, ड्यू टू लिग्निफिकेशन एंड सुवेराइजेशन देयर आर सेल्स ऑफ दिस रीजन बिकम इम्परमिएबल टू वाटर। कैसी हो जाती हैं, इम्परमिएबल हो जाती हैं वाटर के प्रति। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखेंगे कि क्या कारण है कि मैच्योर जो पार्ट होता है उसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इम्परमिएबल होती हैं किसके प्रति, इम्परमिएबल टू वाटर। रीजन क्या देंगे, रीजन होता है लिग्निफिकेशन एंड सुवेराइजेशन। ओके, तो ये चित्र और इनके जो है मैं आपको PDF भेजूंगा, उसके अंदर से आप नोट्स उतार लेंगे, और समझाने के लिए मैंने आप आज को ये समझा दिया है। तो अपना ये जो पहला पार्ट है, ये एब्सॉर्प्शन है एसेंट्स ऑफ सेप्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो कौन सा पार्ट है जो कि वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये 5 पार्ट होते हैं, रूट कैप, रूट टिप्स, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रूट हेयर रीजन्स एंड मैच्योर पार्ट, ठीक है। इनकी PDF मैं आपको भेज दूंगा, अपने नोट्स तैयार कर लेना, और जो मैंने कहा है वो उस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जो थैलोफाइटा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है सम्मिलित रूप से, एंड जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ओके, कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे आपके व्हाट्सएप पे। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।